नमस्कार दर्शकों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक भारत का पुराना मित्र देश है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति की अभी दुखद मृत्यु हो गई है। उनका नाम था इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कंडोलेंसेस वहां पर उनके लिए भेजी। तो इनकी डेथ के बाद में एक्चुअली मतलब वो राष्ट्रपति थे पूरे ईरान के, तो उनकी डेथ का कुछ अपनी जगह भी सिग्निफिकेंस होता है। अगर डेथ हुई है तो कई स्ट्रैटेजीज हैं, जो नया व्यक्ति आएगा वो बदली जाएंगी, पॉलिटिकल अस्थिरता तो नहीं हो जाएगी, कई प्रश्न हैं जो उठ खड़े होते हैं। और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में धीरज जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो उनके साथ में बहस करके ये जानने का प्रयास करूंगा कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इस पूरे रीजन पे क्या पड़ेगा। नमस्कार धीरज जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद मृत्यु होती है। मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या क्या जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आएंगी। देखिए, इन्हें एक सख्त इरादों वाला राजनेता माना जाता था और इनका जो डिमाइस है, इसके बाद ईरान में थोड़ी बहुत राजनीतिक तब्दीली होगी। हालांकि उन्हीं की पार्टी है अभी सत्ता में और इसलिए वहां ये रहेगा कि कोई बिल्कुल आमूलचूल बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन अभी जो अगले राष्ट्रपति या अगले जो शासनाध्यक्ष आएंगे, उनसे मतलब किस तरह की उनकी शैली होगी, कार्यशैली होगी, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन अभी जो ईरान की स्थिति है वो एक बहुत क्रूशियल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका एक तरफ से उस पर प्रतिबंध लगाए हुए है, इजराइल के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, वार की तरह की स्थिति है एक तरह से। इधर पाकिस्तान के फ्रंट पर भी उससे उसने मतलब बिल्कुल पंगा लिया हुआ है। तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी ईरान थोड़ा सा अलग थलग पड़ा हुआ है और इधर अमेरिका जैसे जो पारंपरिक मुस्लिम विरोधी राष्ट्र जो मतलब जो माने जाते हैं, उसमें भी चूंकि अमेरिका इजराइल का साथ रहता है, तो इसके कारण उसमें भी मतलब दोनों फ्रंट पे इसको ईरान को अभी एक तरह से लड़ना पड़ रहा है। हालांकि ईरान की चूंकि जो ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है और उसकी कई सारी व्यापार ऐसे हैं जिनके कारण उसकी स्थिति जो है पूरी दुनिया में मतलब जो लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसको। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए वो अभी जो नए जो आएंगे शासनाध्यक्ष, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी। जी हाँ, अब चुनौतियां तो होंगी ही। खैर, सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो मतलब हम लोग हैं, भारत है, भारत का इनकी डेथ से, रईसी जी की डेथ से भारत पर क्या असर पड़ेगा? पूरे जो मान लीजिए स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, जैसे ईस्ट ऑफ ईरान में पाकिस्तान पड़ता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले ईरान ने कुछ मिसाइल्स वगैरह भी दागी थी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक नोटोरियस कंट्री है। तो इनका तो धंधा ही लोगों को परेशान करना और परेशान करके पैसे उगाना। जैसे वो हर मोहल्ले में एक छोटा मोटा गुंडा बदमाश होता है जो जिससे डरता कोई नहीं है, पर वो सर में दर्द जरूर उठा करता है। तो इन पे पाकिस्तान मतलब ओवरऑल इनकी डेथ से क्या फर्क होगा? पाकिस्तान मतलब क्यों, मतलब हम लोग क्यों ईरान पे क्यों बहस ही क्यों है हमारी? देखिए, भारत के साथ जो है एक इसके ईरान के पुराने संबंध रहे हैं और अभी आपको याद होगा हाल में एक हफ्ते पहले ही चाबहार पोर्ट पर एक समझौता हुआ है कि चाबहार को भारत सरकार जो है वो मैनेज करेगी अगले 10 साल तक। तो ये चूंकि सरकार के बीच, दो सरकारों के बीच का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जब तक कि बिल्कुल कोई एंटी थॉट वाले कोई उनके यहाँ शासनाध्यक्ष नहीं आ जाए, तब तक इस समझौते को कैंसिल नहीं करेंगे। अब चाबहार का मैं स्ट्रेटेजिक फायदा बताऊं आपको। चाबहार जो पोर्ट है वो डीप सी पोर्ट माना जाता है। तो दो चीजें हैं, एक तो भारत के लिए जो यूरोप में पहुंचने का, मैं आपको मैप के जरिए बता रहा हूं कि भारत के को जो यूरोप में पहुंचने का अभी जो लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, वो लंबा रास्ता नहीं तय करके और बिल्कुल चाबहार पोर्ट में एंटर करके और इसके बाद फिर ईरान से सड़क के जरिए
हम लोग रशिया तक बिल्कुल सीधी पहुंच बना सकते हैं। तो ये तो एक हुआ कि जो अभी हम लोग 3 गुना लंबा रास्ता तय करते हैं, वो समझिए कि मतलब एक कहीं जाने के लिए हम 300 किलोमीटर जाते हैं, वो केवल 100 किलोमीटर में निपट जाएगा। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस हुआ। दूसरा, चाबहार का एक स्ट्रेटेजिक महत्व इसलिए है कि चाइना जो है वो इंडिया को घेरने की कोशिश में एक तरफ इधर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है जो है, इस पर वो यूज कर रहा है, इसको वो मैनेज कर रहा है। तो चाइना का जो यहाँ पर एक प्रेजेंस है वो बन रहा है, तो उसको हम लोग एक काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ चाइना जो भारत को घेरने के लिए पर्ल नेकलेस कहते हैं इसको, स्ट्रेटेजिकली वो पर्ल नेकलेस बना रहा था, तो हम लोग उसको बना के एक पूरा का पूरा 2-3 पोर्ट्स के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हम लोग भारत जो है वो चाइना के घेरे के ऊपर से अपना घेरा बना रहा है। तो इससे हमें स्ट्रेटेजिकली बहुत फायदा होगा कि हमारा प्रेजेंस वहां पे बन जाएगा। बेशक मिलिट्री प्रेजेंस नहीं हो, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो वहां पर उपस्थिति है वो बन जाएगी। और इससे व्यापारिक फायदा में न केवल हमारे और ईरान के सीधे जो संबंध है, इसके अलावा पूरी दुनिया पर हम उन लोगों को कुछ फायदा देकर या रास्ता देकर अपने पक्ष में पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसी कारण से अमेरिका जो है हम लोगों से नाराज है। इसके कारण वो बोल रहा है, बहाना वो कर रहा है कि हमने ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं तो वो भारत पर भी लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मतलब हमारे लिए वो फायदेमंद है। अमेरिका अगर कुछ प्रतिबंध लगाता भी है, पहले भी लगा चुका है, तो उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो उसमें पहली बात तो हमें क्या मतलब अमेरिका क्या सैंक्शन लगा रहा है, अमेरिका की किसके क्या संबंध है। अब जब जैसे ये मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, हमने तब भी तो तेल इंपोर्ट कराया था। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी है। और आपने जैसा भी सर समझाया, मेरे को इतना जरूर समझ में आया एज ए लेमैन, मैं कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो नहीं हूँ, कि मान लीजिए हम अभी जो चाबहार से हमारा वो होता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह भी है, बिजनेस में भी एक इसका फायदा है सर, कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बिकॉज यू आर सेविंग टाइम। तो पेरिशेबल आइटम्स में सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है समय। सर पेरिशेबल आइटम्स है वो, उसका हम दूसरी कंट्री को और सस्ते में बेच पाएंगे। तो जो उनका जो ओवरऑल होगा एक्सपोर्ट, जहां तक मेरे को लगता है सर वो बढ़ेगा। और जो चाइना जो जैसे इवन मालदीव्स में सर आप देख लीजिए, मालदीव्स में या श्रीलंका में वो अपना स्ट्रेटेजिकली अपने आप को मतलब इंडिया के अगेंस्ट बढ़ा रहा है, उसका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो है। तो मतलब एनिमीज एनिमीज आर फ्रेंड, सिंपल। भाई पाकिस्तान का वो दुश्मन है, उस पर मिसाइल तो हथकंगन को अर्जी क्या। और ये तो सीधा सीधा स्ट्रैटेजी में मतलब एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, तुम वहां जाओगे बेटा हम यहाँ आएंगे, आओ। और जैसे चाइना बना रहा है, जिसमें अब तो उन्होंने काम बंद ही कर दिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जो है, उन्होंने बंद इसलिए अकेला। आप सोचिए सर, पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो अपनी जमीन ही बेच डालता है। लोग अपना कहते हैं घर घर बेच दिया, खेत बेच दिया, वो कहता है दूसरे देश को जमीन ही बेच दी। मतलब कमाल है सर। जी सर सर। नहीं नहीं, चाइना का क्या है कि चाइना वो लैंड के जरिए वो उसकी मजबूरी है, वहां पोर्ट तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता चाहिए पाकिस्तान के जरिए। लेकिन वो नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है यहाँ आप देखिए जमीन समुद्र में, ये चाइना जमीन में तो उधर से पाकिस्तान से उनका जुड़ा हुआ है, सीमाएं जुड़ी हुई हैं। वो उनको मजबूरी है कि उन लोग आपस में मिलकर रहें। लेकिन यहाँ जहां जमीन का नहीं है वास्ता, अब श्रीलंका से चाइना का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन श्रीलंका में भी वो अपना प्रेजेंस बना रहा है। तो ये बेसिकली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था चाइना। ग्वादर, मालदीव, श्रीलंका, और इधर अगर चाइना के अपना डीप सी देखिए, इधर कुछ देश जो हैं जो भारत के समझिए कि पूर्वी तरफ जो है, पूर्वी तरफ जो कंट्रीज हैं, तो इन सब से चाइना एक पूरा का पूरा जो है वो इस टाइप से भारत को घेरा बनाने की कोशिश कर रहा था। तो उस घेरे को तोड़ने के लिए ये ग्वादर में चूंकि चाइना है और श्रीलंका में चाइना है, मालदीव में है, तो ऐसे जो लाइन बन रही है, इसको तोड़ने के लिए भारत का वहां होना जरूरी है। और भारत ने भी एक अपना जो चाइना है उसको घेरने के लिए पूरा का पूरा एक इधर पूर्वी देशों के साथ भी कुछ संबंध टाइप बनाए हैं इन्होंने। और आगे यहाँ बिल्कुल समुद्र के अगले छोर तक भारत जो है वो अपना पहुंच बना रहा है।
तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत काम आने वाली है। अगर कभी भविष्य में युद्ध नहीं भी होता है, क्योंकि आजकल सीधा युद्ध का जमाना नहीं है, एक स्ट्रेटेजिकली अपना प्लेसमेंट का जमाना है। तो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट में भारत एक अपना अपर हैंड रखेगा इस चाबहार के कारण। इसलिए इजराइल से हमारे अच्छे संबंध होने के बावजूद हमने उनको चाबहार को कैप्चर किया, और इजराइल भी इस बात को समझ रहा है, इसलिए इजराइल ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक्चुअली सर यू एक्चुअली रिक्वायर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। सीधी सीधी बात है, जहां पर हमें फायदा दे रहा है हम लेंगे उससे फायदा, हम क्यों नहीं ले। जहां पे हमें फायदेमंद लगेगा धंधा करना इजराइल के साथ में, मतलब मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं तो इजराइल के साथ हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए स्ट्रेटेजिकली मेरे को चाइना को घेरना है तो मैं क्या करूंगा भाई। जो हम बात ईरान के राष्ट्रपति जो रईसी मरे हैं अभी, दुखद जिनकी मृत्यु हुई है, वो रईसी साहब, मतलब मैं एक तरह से फैन हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। उन्हें अटैक करा था पाकिस्तान वालों ने, तो उनके कुछ पुलिस स्टेशन वगैरह पे अटैक कर दिया था। ये 2-3 महीने पुरानी बात हो गई। उनने यहाँ से मिसाइलें दे मारी, उन्होंने अपनी औकात में रहो बेटा। तो आप देखिए पाकिस्तान इज नाउ, मतलब इवन आप अफगानिस्तान में ले लीजिए, अफगानिस्तान में भी जो तालिबान का शासन है, दे आर नॉट हैप्पी, वो डूरेंट लाइन का है, वो डूरेंट लाइन मानता ही नहीं अफगानिस्तान। ये कहते नहीं हमारी है। पहले उन्होंने जब तक वो डॉलर्स मिल रहे थे इनको अफगानियों को रखने के लिए, तब तक तो पाकिस्तान ने रख लिया अपने पास में, फिर इन्हें मार मार के भगा दिया। अब वो कह रहे हम तुम्हें मारेंगे सालों, जिंदगी और याद करोगे। तो ओवरऑल आप देखिए सर, पाकिस्तान का दुश्मन न सिर्फ उसके, वो चाइना को अपना दोस्त बोलता है, स्ट्रेटेजिकली मैं उस पर जा रहा हूँ, तो पाकिस्तान का दुश्मन ईरान है उसके वेस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान का दुश्मन ये अफगानिस्तान है उसके वेस्टर्न फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया है, और उनके ऊपर बड़े भाई हैं पाकिस्तानियों के चाइना। हालांकि वो बड़े भाई क्या क्या सलूक करते हैं, और बाकी भाइयों के संग उनके जो चाइना में ही रहते हैं, जो क्या नाम है सर उस प्रांत का, उर्गई क्या है वो, उर्गई मुसलमान। क्या है जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो उइगर। लेकिन जो उनके सर बड़े भाई हैं वो वहाँ के उइगर मुसलमानों के संग कैसे पेश आते हैं, कितने इज्जत से उनकी खातिरदारी। अभी जो हम, वो एक अलग मुद्दा है। अभी जो हम जो मेनली हमारा ये है कि जैसा आपने पहले कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हमारे लिए चाइना चाइना उतना इम्पोर्टेंट अलायंस नहीं है जितना हमारे लिए ईरान जो है। ईरान को देखिए तो प्राकृतिक तौर से भी वो पाकिस्तान को घेरने में हमारा सहयोगी हो सकता है, और पाकिस्तान पर दबाव बनाने में। और सबसे बड़ी बात जो है, हालांकि ठीक है हम उतने बड़े मिलिट्री टाई अप के लिए नहीं जा रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन फिर भी अगर हमारा वहां प्रेजेंस होता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो चीन पर, पाकिस्तान पर पड़ेगा ही। तो धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हाउ कुड वी यूटिलाइज ईरान की पोजीशन, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट चाइनाज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो सबके लिए एक तरह से विश्व के लिए ही, और खास तौर पर जो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के हैं उनके लिए वो बेसिकली खतरा बन गया है, और उसमें ईरान का रोल जो है वो कितना क्रूशल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। जल्द हाजिर होंगे कि हम बस यूं गए और यूं आए।